We're delighted to welcome you to the 14th Jaipur Literature Festival protected by Dettol. It's a pleasure to present today Sangham Sharanam Gacchami, The Journey of the Sangh, Vijay Trivedi in conversation with Anu Singh Chaudhary. Journalist Vijay Trivedi's painstakingly researched Hindi book, Sangham Sharanam Gacchami, follows the journey of the Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS since it was first established in 1925. The opaque, often mysterious RSS, the Indian volunteer organization which leads the Sangh Parivar, the RSS family, pervades different facets of Indian society. In conversation with writer, screenwriter, translator and filmmaker Anu Singh Chaudhary, Trivedi examines the political structure, culture and discipline of the Sangh, decoding its power, reach and ideology. A session which is important to both supporters and detractors. Vijay Trivedi has done more than 30 years of political reporting and has a deep understanding of the Indian political arena. He has written 4 books focusing on how BJP evolved since the days of Atal Bihari Vajpayee to Narendra Modi and Yogi Adityanath. His latest book is on the journey of RSS, Sangham Sharanam Gacchami. Anu Singh Chaudhary is a screenwriter, translator and filmmaker. An award-winning journalist, she has written extensively across formats including radio, TV, films and new media, and has written and produced documentaries and web series. She is the author of Neela Scarf, Mama Ki Diary and Bhali Ladkiyan Buri Ladkiyan. As a screenwriter, she has co-written the blockbuster web series Arya and is now writing its subsequent season for Disney Hotstar. Please do remember to comment by typing it into the comment section on your screens. Ladies and gentlemen, presenting Sangham Sharanam Gacchami, The Journey of the Sangh. Vijay Trivedi in conversation with Anu Singh Chaudhary. Enjoy the conversation. नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सीधे बातचीत शुरू करते हैं आपकी किताब से। नमस्कार अनु जी। एक संगठन के रूप में इस किताब में, जो कि मेरे हाथ में भी है, संघम शरणम गच्छामि, इसमें संघ की आपने हर तरह से हर पहलुओं पर विचार करते हुए व्याख्या की है। इतिहास है, 95 सालों का कार्य पद्धति है, फलसफे हैं जो संघ की विचारधारा जो रही है उसके बारे में आपने विस्तार से लिखा है। यहाँ तक कि समाज को क्या योगदान रहा है संघ और संघ के बाकी संगठनों का, उस पर बातचीत की है। इसके अलावा आलोचकों से भी आपने लंबी गहरी बातचीत की है, संघ से जुड़े विवादों और सवालों को कुरेदने का दुस्साहस भी किया है। हम शायद इन सभी पहलुओं पर विस्तार से अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि विजय त्रिवेदी खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संक्षेप में कैसे परिभाषित करते हैं? जी अनु, एक तो पहले बहुत शुक्रिया आपका, टीम आर्टवर्क का भी, जयपुर लिट फेस्ट का भी, कि ये मौका मुझे दिया और आपके साथ बात करना तो हमेशा सुखद होता है मेरे लिए। और इसके लिए भी शुक्रिया क्योंकि इस किताब की जो शुरुआत है वो अनु सिंह ने करवाई थी। उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में मैंने ये काम शुरू किया था। अनु के साथ बहुत काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जैसे आपने और हमने बात शुरू की थी, तब भी ये बात थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लोग एक रहस्यमयी संगठन के तौर पर देखते हैं, ऐसा संगठन जो मिस्टीरियस है, बाहर से लोगों को लगता है, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि आरएसएस के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। वो बंद दरवाजों के भीतर काम कर रहा है, काम बहुत कर रहा है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहा है। बल्कि कहा जाए, यदि किताब को हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जिंदगी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहां पर आरएसएस काम नहीं करता। लेकिन फिर भी वो एक मिस्टीरियस इमेज के साथ चल रहा है। 95 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 1925 से आज 96 साल हो गए हैं उस संगठन को, और उसने बहुत सारा काम किया। उसने 3 बार पाबंदियां झेली, उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ऐसा क्या वजह है? मैंने भी कोशिश की जब किताब के लिए काम करना शुरू किया, हालांकि मैं उसको 25-30 साल से कवर कर रहा हूँ आरएसएस को, तो मुलाकात रहती थी, लेकिन वो जो दरवाजे बंद थे उसमें से झांकना, अच्छी बात नहीं है वैसे झांकना, लेकिन उससे संघ को झांकना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन मैंने जब काम करना शुरू किया तो वहां एक खिड़की खुली हुई थी आरएसएस की। वो आरएसएस की जो खिड़की खुली हुई है उससे वहां धूप जा रही है और उसमें से मुझे झांकने का मौका मिला। खिड़की खुलने का फायदा क्या हुआ संघ को, कि यहाँ से बाहर से लोगों को झांकने का मौका मिला, बाहर से देखने का मौका मिला कि संघ क्या है। और दूसरा जो मुझे लगा कि आरएसएस के अंदर के जो प्रांगण है, जो कैंपस है, उसमें भी ताजा हवा आने लगी, वो उसे बदलाव की तरफ ले जाती। बिल्कुल, और बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए आपको कि वो संगठन जिसको आमतौर पर बंद दरवाजों के बीच का माना जाता रहा है, वहां आपने एक खिड़की खुलवा ही दी। और ये बदलाव की जो ताज़ा हवा है और कितनी है, उस पर हम बातचीत आगे भी करेंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये इस किताब के शीर्षक से जुड़ा है कि क्या हम ये कहने की, मतलब ये किस तरफ इंगित करता है कि संघ की शरण में गए बगैर इस देश के लोकतंत्र का कुछ हो नहीं सकता?
लोकतंत्र का तो पता नहीं, संघम शरणम गच्छामी जब टाइटल रखा, डिस्कशन हुआ हमारे पब्लिशर मीनाक्षी के साथ, मीनाक्षी ने भी इस पर बड़ा लंबा डिबेट किया कि किस तरह से इसको रखा जा सकता है। वेस्टलैंड ने इस पर चर्चा की, क्योंकि बुद्ध ने जो बात कही थी संगम शरणम गच्छामी, उससे थोड़ा सा अलग है। कुछ लोगों को लगा कि ये बुद्ध के संगम शरणम गच्छामी की बात है। संगम शरणम गच्छामी इसलिए कहा कि जो आज का माहौल है, खासतौर से आज का राजनीतिक माहौल है, उसमें कम से कम कहा जा सकता है कि बिना संघ की शरण में जाए रहा नहीं जा सकता। लोकतंत्र संघ के बिना रहेगा नहीं रहेगा ये सवाल नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र हिंदुस्तान का बहुत मजबूत है और वो सबके बिना रह सकता है, सबके साथ भी चल सकता है। लेकिन संघ ने आज ऐसी ताकत बना ली है, जैसे मैंने एक जिक्र किया उसमें कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा कि 20 साल पहले संघ के जो प्रेस नोट होता था, उसको जाने के लिए जब वो अखबार के दफ्तर में या मैगजीन के दफ्तर में या टेलीविजन चैनल के दफ्तर में जाते थे, तो लोग उनको मिलते भी नहीं थे, या बैठा दिया, बात कुछ नहीं की और प्रेस नोट ले लिया, छापा नहीं छापा। आज 20 साल बाद, 25 साल बाद जो चैनल्स के एडिटर्स हैं, अखबारों के बड़े बड़े संपादक हैं, उनको संघ के बड़े पदाधिकारियों से मिलने के लिए 6 महीने चाहिए। 6 महीने का वक्त लगेगा, आपकी रिक्वेस्ट वहां पर जाएगी, वो कंसीडर होगी, आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या है, पूरा इंटरोगेशन होगा। और जब संघ के पदाधिकारियों के पास वक्त होगा और इच्छा होगी, तब आपकी उनके साथ मुलाकात होगी। तो ये संघ की ताकत बदली है। और एक चीज का जिक्र मैंने किया कि जब संघ पर पिछले 95 साल में 3 बार प्रतिबंध लगा, 3 बार पाबंदी हुई, 1948 में, 75 में और फिर 92 में, तो तीनों बार पाबंदी हुई रायसीना हिल से, यानी राष्ट्रपति भवन और साउथ ब्लॉक जहां पर हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय है, वहां से। आज क्या हालत है कि आज रायसीना हिल से महाराष्ट्र में जहां आप बैठे हैं, सह्याद्री में, मुंबई में, वहां तक कहीं चले जाइए, संघ का कब्जा है। राष्ट्रपति भवन से राज्यपाल के जो राजभवन है, मुख्यमंत्री निवास है, मंत्री हैं, विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर जगह आरएसएस का कोई ना कोई प्रतिनिधि या आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति मौजूद है। तो इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि जो संघ कहता है कि वो जीवन के किसी भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको नहीं छोड़ा उन्होंने, जहां पे वो काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां संघ की विचारधारा का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो उसका मतलब है कि हालांकि जो मोहन भागवत हैं, मौजूदा सर संघचालक, उन्होंने अपनी दिल्ली की व्याख्यानमाला में कहा था कि आजकल कुछ लोग अपनी फोटो संघ के नेताओं के साथ खिंचाकर समझते हैं कि नौकरी मिल जाएगी या कहीं पर बड़ी पोस्टिंग हो जाएगी। तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि संघ के लोग जानते हैं कि जो संघ के नेताओं के साथ फोटो खिंचाता है वो संघ का नहीं है। लेकिन हकीकत में ऐसा है, फोटो आपकी संघ के नेता के साथ हो तो आप पावरफुल होते हैं। बहुत बहुत जरूरी बात आपने कह दी है। और उस जमाने में जहाँ पर हम तो मतलब कितनी सारी बहस हमारे इर्द गिर्द मीडिया को लेकर भी है। ये यहाँ जिस जिस पोजीशन पर आज संघ है, जिस तरह की शक्ति संघ के हाथ में है, उसको समझने के लिए कार्य पद्धति को समझना बहुत जरूरी है विजय जी। और मुझे मालूम है किस तरह आपने लिखा है, और ये इसीलिए इस किताब को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, ये समझने के लिए कि किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे पिछले 90-95 सालों में एक संगठन बना और उसके बाद उसकी क्या भूमिका आज की राजनीति में रही है। संघ पूरी तरह अपने सेवा प्रकल्पों पर आधारित है। 2.25 लाख के लगभग प्रकल्प हैं जो संघ जो गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि हमेशा से आरएसएस ने राजनीति से दूर रहने की बात कही है। गुरु गोवलकर जी तो संघ की राजनीति में सक्रिय भूमिका के मुखर रूप से खिलाफ थे। फिर ये सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जो बना एक संगठन, उसकी राजनीति के साथ गड्ढमड कब और कैसे शुरू हो गई, जिसका आज हम नतीजा देख रहे हैं। जी, आपने बहुत सही बात की कि जो गुरु गोलवलकर थे, सर संघ चालक, संघ के दूसरे सरसंघ चालक थे, उन्होंने खास तौर से काम किया समाज के क्षेत्र पर और संगठन को मजबूत करने में। 1940 में जब पहले सरसंघ चालक का निधन हो गया, डॉक्टर हिडगेवार का, उसके बाद जिम्मेदारी गुरु गोलवलकर पर आई, एमएस गोलवलकर पर। तो उन्होंने संघ पर काम शुरू किया, उसके संगठन पर काम किया और समाज के क्षेत्रों पर भी काम किया। उसकी एक बड़ी वजह क्या रही, उस दौरान संघ को आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि 1940 से 47 हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई का दौर था, आजादी का आंदोलन का दौर था। और उस समय संघ ने कहा
कि आप व्यक्तिगत तौर पर आजादी की लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पदाधिकारी के तौर पर नहीं हो सकते। उस आलोचना, और उस दौरान बहुत सारे हजारों संघ के जो कार्यकर्ता थे, स्वयंसेवक थे, वो भी संघ स्वच्छता आंदोलन में शामिल हुए। और उससे पहले जो डॉक्टर हेडगेवार थे, वो तो 2-2 बार जेल गए थे। लेकिन संघ को यह आलोचना आज तक झेलनी पड़ रही है कि भाई वो फ्रीडम फाइटर नहीं रहा और फ्रीडम फाइट में उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, क्योंकि गोलवलकर नहीं चाहते थे कि उसमें काम किया जाए, जो सोशल रिफॉर्म का काम है उस पर किया जाए। और तीसरे जो सरसंघ चालक आए, बाला साहब देवरस और गोलवलकर, उन दोनों में इस बात को लेकर काफी विरोध भी रहा कि राजनीति में नहीं आना चाहिए। इसलिए जब जनसंघ बन रही थी, उस समय भी दोनों के बीच में काफी विवाद रहा। 1952 के पहले चुनाव में भी बल्कि स्थिति ये हो गई कि गोलवलकर के और देवरस के बीच में इतना विवाद हुआ कि 1953 में देवरस 7 साल के लिए संघ छोड़कर भी चले गए। ठीक, लेकिन 1948 में जब पाबंदी लगी संघ पर, तो संघ का संगठन तो बड़ा हो गया था, लेकिन 1948 में पाबंदी के बाद सरकार के साथ बात करने के लिए या पॉलिटिकल फाइट के लिए कोई आदमी नहीं था। तो 1948 से 49 तक जब बैन रहा, तो संघ बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया, क्योंकि उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। उसके बाद इस पर ज्यादा जोर दिया गया कि भाई पॉलिटिकल वॉइस भी कोई होनी चाहिए, ताकि सरकार में या और लोगों से बातचीत की जा सके। और उसके बाद जनसंघ का गठन हुआ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको किया, गोलवलकर ने ही उनको परमिशन दी। और जो संघ के दूसरे लेवल के बड़े नेता थे, उसमें सुंदर सिंह भंडारी जैसे लोग भी शामिल थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी बाद में आए, उन सब के साथ जनसंघ को शुरू किया गया। और जब देवरस ने जिम्मेदारी संभाली 73 में, तो वो पॉलिटिकल मैन थे, उनको लगता था कि पॉलिटिकल पावर के बिना नहीं हो सकता। तो उनका कहना था कि संघ अपना काम करे, लेकिन एक पॉलिटिकल विंग और पॉलिटिकल सोच समझ हमारी होनी चाहिए। इसलिए बाला साहब देवरस ने 1975 से 77, जब इमरजेंसी थी, जब वो जेल में भी थे, उसके बाद और जनता पार्टी के फॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जयप्रकाश नारायण के साथ बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको जानकारी होगी कि रामनाथ गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उनकी मुंबई के घर में एक गोपनीय बैठक हुई थी। उसमें जो है सरसंघ चालक ने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जनता पार्टी के फॉर्मेशन पर काम किया था। और बाला साहब देवरस थे जिन्होंने कहा 77 में के इलेक्शन में, जब इंदिरा गांधी ने इलेक्शन अनाउंस किए, तो उन्होंने कहा कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लिमी और जो सोशलिस्ट लीडर थे, उनका कहना था कि चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो फर्जी चुनाव करवाएंगी और कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन देवरस ने कहा चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं तो जनता कहेगी कि आपने इस मौके का फायदा नहीं उठाया, और हो सकता था कि आप जीत जाते। और नतीजा निकला भी। तो उसके बाद से, और फिर जनता पार्टी जब टूटी, जनता पार्टी में जो जनसंघ का मर्जर हुआ, वो भी देवरस की परमिशन से हुआ। जनता पार्टी से जब अलग हुए, तब भी देवरस ने इजाजत दी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तब भी। लेकिन संघ ने अपनी दूरी औपचारिक तौर पर राजनीति से दूर बनाए रखा और कहा कि भाई हम राजनीति से दूर रहते हैं, संघ का अलग प्रकल्प है, संघ का अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद वाजपेयी आए, लगातार ये चलता रहा। कुछ लोग कहते रहे, आप जैसे विद्वान लोग, कि संघ जो है रिमोट कंट्रोल से नागपुर से बीजेपी पावर को है सरकार को, लेकिन बिना अकाउंटेबिलिटी के है। पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी है। तो वो सब चलता रहा। उसका एक बड़ा बदलाव जो अभी आया है, वो मैं समझता हूँ, जो मुझे समझ आया, वो ये था कि वाजपेयी के वक्त तक जो संघ था, वो बड़े भाई की भूमिका में था, बिग ब्रदर की भूमिका में था। मतलब वो जो आदेश करेंगे, जिसे आप रिमोट कंट्रोल कहते हैं, वो माना जाएगा। जिसका उदाहरण 1998 का भी है कि वाजपेयी जी अपनी कैबिनेट के नाम फाइनल कर देते हैं और सुदर्शन जी आके बदलवा देते हैं, जसवंत सिंह जी का और प्रमोद महाजन का नाम ड्रॉप करवा देते हैं। लेकिन अब जो है, अब बिग ब्रदर नहीं है, अब वो जुड़वा भाई हो गए हैं, ट्विन ब्रदर्स हो गए हैं, यानी बराबर की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत, वो दोनों मिलकर अपनी अपनी भूमिकाएं और अपनी अपनी सीमाओं के साथ काम कर रहे हैं। और संघ ने जो बदलाव किया है सोच में, वो ये है कि वो कहता है कि राजनीति में हम सक्रिय नहीं है, लेकिन राजनीति एक अहम हिस्सा है। और अब वो लोगों से मिलने में, सरकार में अपना एजेंडा चलाने में, और उसके लिए ओपनली इस बात को स्वीकार करने लगे। तो इसका ये जो है असर जो दिखाई देगा अगले अगले 10 सालों की या 15 सालों की या 20 सालों की राजनीति पे, अ, अ, उसके बारे में कुछ ख्याल आपके, जो हम सबको, जिन जो कहने से हम बचते हैं, जिसको सोचने समझने से हम बचते हैं, या इसलिए क्योंकि तमगों से डरते हैं, तो अगले 20 सालों में जो आप कह रहे हैं कि जुड़वा भाई की तरह संघ और बीजेपी काम करेगी, उसका उसका असर राजनीतिक तौर पर हम समझ रहे हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर क्या होगा?
मैं समझता हूँ राजनीतिक तौर से ज्यादा असर सामाजिक तौर पर पड़ेगा, जी जी क्योंकि आरएसएस ने इस दौरान काम किया अपनी विचारधारा को मजबूत करने का। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाने का फैसला भी संघ ने किया, और उन्हें लगा कि उनके एजेंडा को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति सबसे काबिल व्यक्ति है, सबसे सक्षम व्यक्ति है। इसलिए 2012 में ये फैसला किया गया नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के लिए। फिर बीजेपी में औपचारिक तौर पर 2013 में हुआ, और 2014 का इलेक्शन 1977 के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें संघ ने पूरी तरह से एक्टिव होकर काम किया। उनको लगता था कि 2014 में यदि यूपीए की सरकार नहीं गई तो हिंदुत्व की विचारधारा का नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। तो उन्होंने हर कोशिश की, और नतीजा सामने था कि 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। फिर उस सरकार के साथ संघ ने अपनी सीमाएं बनाई कि हम अपने एजेंडा पे काम करेंगे, आपके पॉलिटिकल एजेंडा में दखल नहीं देंगे। तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है, धारा 370 को हटा दिया गया है, 3 तलाक का कानून बन गया है। तो वो जो सब आरएसएस की सामाजिक विचारधारा या उसका एजेंडा का काम था उसे पूरा किया। दूसरा काम किया जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सभी संगठनों में सभी स्तर पर संघ की विचारधारा के लोग जुड़े हैं। तो ये जो लोग विचारधारा के जुड़े हैं, ये सरकार चली जाए 2024 में क्या होगा नहीं होगा, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, राज्यों में सरकार रहेगी नहीं रहेगी, राजनीतिक तौर पर उसकी हिस्सेदारी आपको नहीं दिखाई दे, लेकिन सामाजिक तौर पर वो विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग वहां बैठेंगे, और वो अगले 20 साल 25 साल और मजबूती से इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो इतिहास बदलने की बात हो, चाहे वो पाठ्यक्रम बदलने की बात हो, या विचारधारा को बदलने की बात हो, या लव जिहाद के थ्रू कुछ और सामाजिक बदलाव करने की जरूरत हो, इस सब लड़ाई को लड़ने के लिए हर मोर्चे पर आपको संघ की विचारधारा से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि मिलेगा। वो आपकी सरकार जाने से उस पर फर्क पड़ने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप विजय जी, और थोड़ा सा इसको हम शुगर कोट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुझे आता नहीं है मैं फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जब इस विचारधारा की बात होती है तो हमें मतलब अक्सर कह दिया जाता है कि नहीं, संघ का उद्देश्य तो राष्ट्र का परम वैभव स्थापित करना है। तो अब ये मैं समझना चाहती हूँ कि संघ में संघ की विचारधारा के हिसाब से या संघ के लिहाज से हम राष्ट्र को कैसे समझें और वैभव को कैसे समझें। तो ये कौन से राष्ट्र का कौन सा वैभव है जिसको उद्देश्य मान के चला जा रहा है और जिसे हमें दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। बहुत अच्छा सवाल है, वो बहुत गंभीर सवाल है, और ऐसा सवाल को आप शुगर कोटेड बात करना चाहते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र का मतलब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बहुत जरूरी है समझना कि वो हिंदू राष्ट्र को राजनीतिक तौर पर हिंदू राष्ट्र नहीं मानते। इसका मतलब जैसे दुनिया में मुस्लिम राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन नेशंस हैं, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं चाहिए। मतलब सरकार के तौर पर या संविधान के तौर पर संघ जो है कोई बदलाव उस राजनीतिक तौर पर नहीं चाहता है, लेकिन वो सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक हिंदू विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम चाहता है, क्योंकि वो समझता है कि ये संस्कृति 1947 का राष्ट्र नहीं है, ये 5000 साल पुराना राष्ट्र है, ये कई हजार साल पुराना राष्ट्र है, और उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। एक चीज का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, देखिए कहीं तो सावरकर के बाद हेडगेवार जी ने कहीं लिखा था कि हिंदुत्व जो है ना वो राष्ट्र की बात, हिंदुत्व को लेकर आरएसएस और सावरकर में भी मतभेद है, क्योंकि जो सावरकर पितृभूमि और पुण्य भूमि की बात करते हैं उससे अलग जो है हेडगेवार बात करते हैं, और वो कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो हर आदमी हिंदू है। हिंदू होने का मतलब धर्म से नहीं है, हिंदुस्तानियों से है। और उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि जैसे अमेरिका में अमेरिकन होते हैं, जर्मनी में जर्मन होते हैं, तो यूरोप में यूरोपियंस होते हैं सारे के सारे, तो ऐसे हिंदुस्तान में भी पैदा होने वाला हर आदमी हिंदू है। ठीक है, उसको अभी जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा यदि आपको अनु जी को हिंदू कहने में परेशानी है तो हिंदुस्तान का एक नाम है भारत, तो आप भारतीय कह लीजिए। तो हम सब भारतीय हैं, और भारत के वैभव को आगे बढ़ाना, भारत के हर आदमी को मजबूत करना, उसे ताकत देना, उसकी गरीबी को दूर करना, उसके सब चीजों का ध्यान रखना ही परम वैभव का काम है। और उसका मतलब है कि हिंदू विचारधारा जो है वो सब लोगों की समावेशी विचारधारा है। हिंदू अगर रहेंगे तो सब लोग साथ रहेंगे। लेकिन मोहन भागवत जी ने एक बात और कही कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है। यदि मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सब भी हिंदू
के साथ चलें, हिंदुओं के साथ रहें। तो ये परम वैभव को वो करते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे अब वो जो थ्योरी में आप समझा रहे हैं विजय जी, उसका उसका व्यावहारिक रूप तो दिखाई नहीं देता। तो मतलब थ्योरी तो मैं समझ गई, लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है वो तो हम सब जानते ही हैं। व्यवहार में आप इसको देख सकते हैं कि जब 2018 की व्याख्यान माला में मोहन भागवत जी ने कहा कि मुसलमानों के बिना हिंदुत्व अधूरा है, जी तो उसके बाद आप वो परकोलेट नहीं हो पाया, क्योंकि स्वयं सेवक उस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग उस तरह से नहीं हुई है, जी बिल्कुल। तो जी ऐसा वो नहीं समझ रहा। मुझे याद आता है कि 70s में जब बाला साहब देवरस ने मुसलमानों की एंट्री की कोशिश की संघ में, वो चाहते थे कि मुसलमान जो है माइनॉरिटी जो है संघ में शामिल हो जाएं, तो एक बड़े प्रचारक ने उनको प्रतिनिधि सभा में स्पष्ट तौर पे कह दिया कि माननीय सर संघ चालक जी, यदि आप इस तरह का संघ बनाना चाहते हैं तो आप अपनी दुकान अलग खोल लें। जो डॉक्टर हेडगेवार ने संघ बनाया उसे हमारे लिए रहने दें। तो वो बदलाव अभी बहुत बड़ा नहीं आया। आज कोई स्वयंसेवक भले ही नहीं चैलेंज कर रहा हो, लेकिन स्वयंसेवकों में ये व्यावहारिक तौर पर दिखाई नहीं देता जिसकी चिंता आप कर रहे हैं। जी, हम थोड़ा सा अलग हट के बात करते हैं, क्योंकि आप इससे पहले आपने समझाया कि किस तरह से संघ की एक संगठन के रूप में 2014 के चुनाव में क्या भूमिका रही। तो वो कार्य पद्धति को समझना बहुत जरूरी है कि ये और वो उस पर आपने बहुत विस्तार से लिखा भी है। लेकिन संक्षेप में अगर आप बता सकें कि ये सेवा प्रकल्प किस तरह से काम करते हैं, जिसको जो जो कई बार जिस पर इनडॉक्ट्रिनेशन का आरोप भी लगता रहा है इस संगठन पर और इन प्रकल्पों के जरिए, तो वो कार्य पद्धति किस तरह की होती है? क्या अथॉरिटेरियन होने का भी आरोप लगता रहा है संगठन पर, अलोकतांत्रिक होने का भी आरोप लगा है, स्त्री विरोधी होने का भी आरोप लगा है। तो इन आरोपों के मद्देनजर, क्योंकि आपने इतनी गहराई से इतनी नजदीकी से संघ को देखा है, तो इन आरोपों के मद्देनजर वो कार्य पद्धति किस तरह की है, और उसको अगर थोड़ा सा हमारे लिए डिकोड कर पाए आप विजय जी। तो यह कि अभी देश भर में करीब 60,000 से ज्यादा शाखाएं चल रही हैं। शाखा के थ्रू हम लोग संघ को पहचानते हैं, जी हर मोहल्ले इलाके में, है ना। और करीब 40 से ज्यादा देशों में बाहर भी संघ की शाखाएं हैं, वहां पर संगठन काम कर रहे हैं। इसके अलावा करीब 40 से ज्यादा संगठन है, सहयोगी संगठन, जिसे आजकल वो विविध क्षेत्र के संगठन कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो भारतीय मजदूर संघ है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वो विश्व हिंदू परिषद है, वो वनवासी कल्याण आश्रम है, वो सेवा भारती है। इस तरह के बहुत सारे संगठन है, वो काम कर रहे हैं। समाज में काम करने के लिए वो अलग अलग संगठन अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे हैं। जैसे वनवासी परिषद जो है वो वनवासियों के लिए काम कर रही है। एकल विद्यालय जो है वनवासियों और आदिवासियों के बीच में एजुकेशन का काम कर रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर देश के अलग हिस्सों में शिशु एजुकेशन का काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद जो है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में अपना काम कर रही है। भारतीय मजदूर संघ जो है मजदूर संगठनों के लिए दुनिया में जो बहुत बड़े संगठनों में से एक बड़ा संगठन हो गया और हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जिसे दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने खड़ा किया था। भारतीय किसान संघ है, वो किसानों के लेवल पर काम कर रहा है। लेकिन जैसे महिलाओं का आपने जिक्र किया, तो महिलाओं को लेकर यूं कहने को तो राष्ट्र सेविका समिति बनाई थी हेडगेवार साहब ने, जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया, लेकिन संघ संगठन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है। मैंने ये सवाल बहुत बार किताब में उठाया है, बहुत सारे लोगों से भी बात की। उनका कहना है कि हमारे यहाँ संघ में स्त्री और पुरुष को कोई भेदभाव नहीं है, जैसे जाति का भेदभाव नहीं है, लेकिन शाखाएं खुले मैदान में लगती हैं, इसलिए हम शाखाओं में महिलाओं को शामिल नहीं करते। बाकी जो संघ के सहयोगी संगठन है उनमें सब में महिलाएं होती हैं, प्रतिनिधि सभा में भी महिलाएं आती हैं, महिलाओं से चर्चा होती है, महिलाओं के साथ विचार होता है। मैंने उसमें एक सवाल किया है कि अब तो हमारे यहाँ जो कॉम्बैट है आर्मी का, जी जी, उसमें भी महिलाएं आ गई हैं, तो शाखा की में ऐसा क्या है कि नहीं आ सकती? लेकिन मुझे नहीं लग इसलिए रहा क्योंकि बदलाव की बयार आएगी महिलाओं के साथ विजय जी। बदलाव के साथ आएगा, तो वो अभी तक उस पर मुझे नहीं लग रहा कि बहुत काम इसमें हुआ है। ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं हैं, विद्यार्थी परिषद में हैं और जगह पर है, लेकिन संघ जो मूल संगठन है उसमें महिलाओं की एंट्री नहीं है। दूसरा जो सवाल संघ को लेकर एक और होता है वो है कि वो एक अपर कास्ट या ब्राह्मणिकल संगठन है। उसका भी मैंने विस्तार से उसमें चर्चा की है कि संघ के जो बड़े प्रतिनिधि हैं, ये टॉप लेवल लोग हैं, वो जरूर अपर कास्ट लोग हैं। संघ के जो 6 सर संघ चालक हुए उसमें से केवल एक नॉन ब्राह्मण हुए, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, वो भी अपर कास्ट हैं, राजपूत हैं, लेकिन और कोई नहीं है। उसके बाद के लेवल पर अभी
कोई ऐसा दलित या पिछड़ा लीडर नहीं आया है जो अगले 20 साल में या अगले 10 साल में सरसंघ चालक के पद पर पहुंचेगा। लेकिन संघ के जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या अन्य संगठनों में भी दलित हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि संघ अपने लेवल पर जातियों की चर्चा नहीं करता, तो वहां पे जो लोग एक्टिव भी हैं, एक दो बड़े नेताओं का मैंने जिक्र किया, तो संघ के जो प्रतिनिधि हैं वो मुझसे नाराज भी हो गए कि आपने ये क्यों लिखा, हमें तो आपसे ही पता पड़ा कि वो दलित है। तो वो उस तरह से चर्चा उसको लेकर नहीं करते। और एक जो शब्द चलता है संघ में, जो आपने ऑथेंटिसिटी की बात की, वो है एक चालुकानुवर्ती। जी जी। एक चालुकानुवर्ती का मतलब है कि जो गंगोत्री है, यानी जो सरसंघ चालक साहब का आदेश है, टॉप टू वो बॉटम। नीचे तक टॉप टू बॉटम मानना पड़ेगा। लेकिन उसको भी समझने की जरूरत है। उसको डेमोक्रेटाइज कैसे करते हैं संघ के लोग? वो कहते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि सभा है, हमारे जो सह सरकार्यवाह हैं, वो सब लोग मिलकर फैसला करते हैं, वो नीतिगत निर्णय करते हैं पूरे विचार विमर्श के बाद, और उसकी वॉइस जो है वो सरसंघ चालक होते हैं। और सरसंघ चालक एक हमारे फिलोसफर हैं, गाइड हैं, बस वो बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो सीईओ हैं वो सरकार्यवाह हैं और वो सारी चीजें देखते हैं। लेकिन सारी चीजें विचार मंथन के बाद ही फैसला होता है। इसलिए आपका जो सवाल होता है कि भाई अनडेमोक्रेटिक है, वो गलत सवाल है। ये संघ का कहना है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जी तो जी, वो इसकी बात मैं चर्चा बाद में करते जानती हैं। हूँ। और सरसंघ चालक के अलावा अन्य स्तर पर चुनाव वहां पर किए जाते हैं। लेकिन वो चुनाव तो अब जैसे कांग्रेस में जैसे चुनाव होते हैं, जैसे बीजेपी में चुनाव होते हैं, जैसे अखिल समाजवादी पार्टी में चुनाव होते हैं अध्यक्ष पद के, वैसे ही सब जगह होते हैं आजकल। मतलब व्यक्ति पूजा तो बात चाहे कुछ भी हो जाए, व्यक्ति पूजा तो व्यक्ति पूजा मुझे रहेगी लगता ही। है हिंदुस्तान के चरित्र में है। चरित्र में है हीरो हमारे। हीरो पूजा हमें हीरो वर्शिप करनी हमें, होती है। जी हमें एक हाँ, हीरो चाहिए होता है। हीरो वर्शिप के लिए। जी जी, हमारे पास वक्त तो शायद हमारे सवाल जवाब का खत्म हो रहा है। एक सवाल जो मैं मतलब हमेशा से सोचती रही हूँ और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि संघ में गोवलकर जी की सनातन फिलॉसफी या फिर देवरस जी का जो टीम भावना थी, स्वयं सेवकों के बीच टीम भावना हो, या पंडित दीनदयाल जी का जो एकात्म मानव दर्शन की बात थी, ये अलग अलग तरह की फिलॉसफी आई और उनका समावेश हुआ और उसके साथ संगठन आगे बढ़ा। तो अब जो है, ये सवाल मैं पूछ चुकी हूँ आप, लेकिन इन इन फलसफों में से वो कौन सा ऐसा फलसफा है जो आपको लगता है कि 100 साल के इतिहास के मुहाने पर खड़े आरएसएस का सफर, वो कौन सा फलसफा है जो अगली दिशा में नेक्स्ट लेवल पे जिसको कहते हैं वो लेकर जाएगा? क्या मतलब पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी की ये परंपरा जारी रहेगी, या हमें और संघ से लोग आते हुए दिखेंगे राजनीति में, मेन स्ट्रीम में? पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी एज ए ऑर्गेनाइजेशन तो रहेगी, क्योंकि सरसंघ चालक का चुनाव तो आप नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो और उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई वोटर नहीं तय कर रहा, ठीक है? और लेकिन उनका राजनीति में हिस्सेदारी मुझे लगता है लगातार बढ़ेगी, बढ़ भी रही है। राजनीति में नहीं, समाज के और क्षेत्रों में बढ़ रही है। संघ का जो सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि लीडरशिप क्वालिटी संघ की शाखाओं में जाने से बढ़ती है। वहां पर एक बेसिक ट्रेनिंग लीडरशिप की दी जाती है, जो छोटे से छोटे ब्लॉक लेवल पर जो पहली शाखा जैसे स्तर पर होती है, उस पर भी वो जो वहां पर प्रमुख है, उसको लीडरशिप की क्वालिटी मिलती है। दूसरा, लोगों को साथ जोड़ने की जो एक्सरसाइज है, वो संघ की बेहतर एक्सरसाइज है। तो वो हमारे को नेशन के निर्माण में भी काम में आती है, कि राष्ट्र निर्माण में भी काम में आती है। एक दूसरे की तकलीफ को समझना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, और लीडरशिप कैसे करना, कोई भी समस्या को लेकर कोई अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी जाती है, उस पर काम करना। अभी जो बात मेरी हो रही थी, सुनील अंबेकर साहब हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी, जो संघ के प्रतिनिधि हैं जी, मैं समझता हूँ उस किताब को अनऑफिशियल संघ की किताब मानना चाहिए। उसमें भी उन्होंने इस सवाल का चर्चा की है कि 2025 में जब 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो लेकिन वो उससे भी आगे चल रहे हैं, 2047 में जब हिंदुस्तान के 100 साल पूरे होंगे, तो कैसा संघ होगा, कैसा संघ का स्वरूप होगा। तो वो कहते हैं कि हम संघ को समाजमय बनाना चाहते हैं, संघ समाजमय होगा। यानी दोनों के बीच में, जैसे वो उदाहरण देते हैं कि दूध में शक्कर की तरह से घुल जाए संघ, तब आप अनु जो है सवाल ना खड़ा करेंगे, संघ अलग है समाज अलग है। वो संघ और समाज को एक करना चाहते हैं, एक रूप करना चाहते हैं, और उसके साथ वो चलना चाहते हैं। इस बात की तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान में ऐसे कम संगठन है जो 100 साल बाद भी न केवल खड़े हों और आगे बढ़ गए हों, मजबूत हो गए हों। कांग्रेस हमारे पास उदाहरण है 135 साल का, लेकिन वो कहां से कहां पहुंच गई है, जी, केवल कहने के लिए रह गई है। तो संघ की कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो उसको लगातार ताकत दे रही है, मजबूती दे रही है। मुझे लगता है कि कुछ बदलाव उसके वैचारिक तौर पर हो, तो संघ की जरूरत इस देश को सामाजिक तौर पर है।
और वो बहुत सारे काम अपने स्तर पर अच्छे भी कर रहा है। हम अपना नजरिया बदले, जैसे मैंने अपनी किताब में पंचतंत्र का किस्सा जिक्र किया ना, कि पंचतंत्र के हाथी की तरह से, कि उस हाथी के चारों पांव और पूंछ और सूंड में से एक चीज मत पकड़िए, पूरा का पूरा पूरे हाथी हाथी को समग्र दृष्टि से देखेंगे तो फिर हाथी का स्वरूप और संघ का स्वरूप आपको ठीक से समझ आएगा। जी। लेकिन जाहिर है बहुत सारी खिड़कियां खोलने की जरूरत है, बदलाव की बहुत सारी हवा, बहुत सारी बयार को भीतर जाने की, और उस तरह से खोलने की जरूरत है कि आदान प्रदान भी हो सके संघ में भी खुली इस पर तरह से। चर्चा हो रही है। जी। लेकिन जो विजय जी, जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं उसमें एक सवाल, मतलब जो अभी मैं सबसे पहला सवाल देख रही हूँ, आयशा ने पूछा है कि और वो उसी से जुड़ा है, वो बदलाव की बात ही है कि लड़कियों महिलाओं की पार्टिसिपेशन की बात है, कि ऐसा क्यों है कि आपने कहा कि संघ का मतलब संघ की दलील है कि आउटडोर्स होती है शाखा, इसीलिए लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो क्या ये इनइक्वालिटी नहीं है एक स्तर पर? क्या क्या ये एक बहाना बनाया जाता है लड़कियों का शाखा में आने से रोकने के लिए? ये आयशा का सवाल है। मुझे लगता है कि ये हो सकता है, क्योंकि मुझे इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता कि संघ की शाखा में ओपन में लगती है इसलिए सिर्फ महिलाएं नहीं आती। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं, आप शाखा उनकी अलग से भी लगा सकते होंगे यदि ऐसा ही कुछ लग रहा हो आपको। लेकिन क्या संघ में प्रतिनिधि के तौर पर, स्वयंसेवक के तौर पर उसका पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता? इस पर तो चर्चा करनी चाहिए उनको, बिल्कुल। जी। क्योंकि संघ के पूरे स्ट्रक्चर में महिलाओं का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कि मैं आपको कह सकता हूँ। वो और तो विविध आधी क्षेत्रों के आबादी को इस संगठन की तरह से बिल्कुल छोड़ देने के बाद फिर हम किस तरह से ग्रास रूट लेवल के इतने बड़े संगठन की बात करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़े बहस का मुद्दा हो महत्वपूर्ण है, और वो बहस उसमें चल रही है संघ में, जी। क्योंकि अब सब लोग इस पर चर्चा करते हैं। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी में जब आप लाखों लोगों के बीच में रैली करवा सकते हैं, महिलाओं से मंत्री बनवा सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं, तो फिर ऐसा क्या है कि संघ में वो शामिल नहीं हो सकती महिलाएं? ये विचार मुझे लगता है कि मैंने अपनी किताब में भी बहुत बार सवाल पूछा है, और संघ के अंदर भी मुझे लगता है इस पर विचार चल रहा है। लेकिन कब क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना 50% आबादी को शामिल किए किसी भी संगठन का पूर्ण होना या समग्र होना मैं नहीं मानता। और बिल्कुल। मुझे तो लगता है महिलाओं की एंट्री से पूरी फिजा बदल जाती है, सोच समझ का तरीका बदल जाता है, दायरा बदलता है। तो बेहतर होगा कि संघ जो है उसमें महिलाओं को शामिल करे एक्टिव तौर पर, औपचारिक तौर पर शामिल न करे। अभी बहुत सारी जगहों पर, हमारे यहाँ भी सरकारों में भी और अन्य संगठनों में भी केवल औपचारिक तौर पर होता है कि एक हेड बना दिया जाए या कहीं पर रख दिया जाए, लेकिन वैचारिक तौर पर या जो डिस्कशन के लेवल पर भी उनकी हिस्सेदारी हो, तब जो है हमारा जो है संगठन में, जो आरएसएस का जो संगठन है, उसमें बदलाव निश्चित तौर पर आ पाएगा। बस हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारा ये सेशन संघ के कुछ लोग भी सुन रहे हों। एक और बड़ा मजेदार सवाल आया है जो जेसिका पूछ रही हैं, वो मेरे लिए है कि आप इस किताब को फिल्म में अडाप्ट करना चाहेंगे क्या? मुझ जैसे नाचीज को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा इंतजार ही क्यों, ये क्या है। अब बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इस पर शायद काम कर रहे होंगे, और 100 सालों का जैसे ही शताब्दी समारोह जैसे ही शुरू होगा वैसे ही हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा भी। नहीं, वो तो ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग और कर ये, रहे होंगे, जी लेकिन वो विजय उन्होंने जी, इसलिए ये एक सवाल वो कलम है, पूछ रहे हैं कि अगर वो, उसमें बहुत अच्छा है तो वो समझते हैं कि अच्छी फिल्म बने तो अनु बनाए। वे ये कह रहे हैं कि अगर हाइपोथेटिकली अगर ये फिल्म बनती है तो क्या सोशल मैसेज देना चाहेंगे आ, हम लोग? तो विजय जी, आपने तो शायद अभी जो बात कही ना, दोनों बातें जो कही, पहली तो कि फिजा बदलने की बात महिलाओं की भागीदारी के साथ, वो जरूरी है। तो बदलाव, अगर किसी भी तरह का सोशल मैसेज हमारी जिम्मेदारी होता नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात रख अपने, सकते हैं, हमारे पास जो वोकैबुलरी होती है, जो समझ होती है, उसे कहने की कोशिश भर करते हैं। उस हम जो देख कोशिश रहे हैं उसे रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हम, और बस हम जो देख रहे हैं उससे ये रिपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल कि बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अनु एक सवाल जो संघ से करना चाहता हूँ, आप पता नहीं सहमत हैं कि नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संघ के प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि 2.25 लाख प्रकल्प चल रहे हैं। ये भी सच है कि जिंदगी के हर क्षेत्र में वो काम कर रहा है। ये भी सच है कि वो जब भी संकट होता है संघ के लोग शामिल होते हैं, खड़े होते हैं। लेकिन बिल्कुल। फिर भी क्यों कुछ लोगों के मन में संदेह है? इस सवाल का जवाब संघ को खुद ढूंढना होगा। और बिल्कुल। यदि फिल्म बने तो मुझे लगता है इस सवाल को एक कोर सवाल बनाकर कोई फिल्म पर मैसेज पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपने, आपके सवाल ने मेरा जवाब देना आसान कर दिया। अगला सवाल है, विद्या पूछ रही हैं कि
सोसाइटी समाज में बदलाव के लिए हमेशा सुधार की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। जहाँ सुधार नहीं होते, रिफॉर्म्स नहीं होते, वहाँ हम एक टाइम वॉर्प में बंधे रह जाते हैं। वी माइट हैव ऑल बीन स्टेइंग लाइक हड़प्पन्स और अर्ली वैदिक पीपल। Don't you think RSS also as an organization also needs some reforms? If so, what reforms according to you? Actually, विजय जी ने अभी अभी आपके सवाल का जवाब दिया, पर अगर आप विजय जी कुछ और जोड़ना चाहें तो। नहीं, बिल्कुल वही बात है, लेकिन जो संघ कहता है और वो सच, कुछ हद तक सच भी है कि संघ में परिवर्तन जो है ना वो हमेशा होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। रिफॉर्म्स बहुत लेवल पर हुए, यदि 1925 से 2021 तक देखेंगे तो बहुत सारे बदलाव बहुत सारे स्तर पर हुए भी हैं, लेकिन ये भी सच है कि अभी बहुत सारे बड़े और अहम बदलावों की जरूरत है। अरहम का सवाल है कि आरएसएस की लीडरशिप जब when the leader of RSS himself states the importance of Muslims, जो मोहन भागवत जी की आपने का कोट जो आपने कहा उससे जुड़ा हुआ है शायद, what stops them to inculcate such beliefs in the grassroots level workers? तो मतलब उनके अपने कार्यकर्ताओं में ये बात क्यों नहीं पहुंचा पाते, या ये इस तरह की सोच उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? ये सवाल है अरहम का। जी, महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल को मैंने भी बहुत खोजा है उस किताब में कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही मैंने उस समय भी आपको कहा कि वो परकोलेट नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि एक जो बेसिक अपब्रिंगिंग रही है जी या जो शुरुआती दौर संघ का जो रहा, उसका असर आज तक है। संघ में ऊपरी स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए होंगे, क्योंकि आप संघ के बड़े पदाधिकारियों से मिलेंगे तो उसमें इन सब चीजों से बहुत अलग सोच समझ के लोग हैं, लेकिन फिर भी स्वयंसेवक के लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर वो बात नहीं पहुंची है। तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है, जो मैं इसको वो नहीं कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा और सब्सटेंस भी नहीं कर रहा, कि संघ नहीं चाहता, संघ के बड़े पदाधिकारी चाहते हो कि दिखने में ऐसा लगे लेकिन जो एजेंडा है वो चलता रहे, ये भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसी कोशिश बड़ी उस तरह से नहीं की गई कि भाई हमने तय किया है ऐसा चलना है तो ऐसा ही चलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। लेकिन ग्रास रूट लेवल पर वो सब बातें अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाई हैं, ऐसा लगता है, जिनको होना चाहिए। जिनको मुझे लगता है ऊपरी स्तर पर बहुत सारी चीजें, जैसे मुस्लिम्स को लेकर भी, महिलाओं को लेकर भी, दलितों को लेकर भी संघ में ऊपरी स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए सोच समझ में, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल तक अभी नहीं आए। हो सकता है कि इतने बड़े संगठन में अगले 20 साल में इन सब चीजों में बदलाव आपको दिखाई दे। और जिन बदलावों की आप बात करें विजय जी, क्या उसकी मिसाल एक दो दे सकते हैं? किस तरह के, मतलब उदाहरण के तौर पर जो बुद्धिजीवियों के स्तर पर हुआ हो, जो पर्कुलेट किया जाना चाहिए संगठन के ग्रासरूट्स लेवल पर? नहीं, जैसे मुसलमानों को लें, जी मुसलमानों के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच संघ का एक अलग से संगठन चलता है, जो बड़े स्तर पर मुसलमानों के लिए शिक्षा का काम जो है कर रहा है, शादियों का काम कर रहा है, ये सारा काम कर रहा है। मुसलमानों के लिए 3 तलाक के कानून पर बड़ा काम किया गया, उसमें भी संघ का बड़ा एजेंडा रहा। आदिवासियों और दलित मुसलमानों के लिए सरकार ने बहुत सारे गवर्नर्स और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स भी किए हैं, जिसमें मुस्लिम्स को शामिल किया गया है। ये मुस्लिम्स को लेकर है। महिलाओं को लेकर भी संघ ने अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों को नाम जो है सजेस्ट किए सरकार को, जो आज गवर्नर हैं या आज सरकार के विभिन्न बड़े पदों पर है। तो वो एग्जीक्यूशन है। दलित और आदिवासी या जो SC/ST हैं, वो संघ में बहुत सारे लोग विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारी के तौर पर हैं, निर्णायक भूमिका में है, विचारक भूमिका में है, और वो उनको अलग अलग लेवल पर पहुंचा रहे हैं। अभी तो राष्ट्रपति तक हम लोग पहुंच गए। मैं राष्ट्रपति को जाति के साथ नहीं जोड़ता पद को, लेकिन उस स्तर तक भी जो नियुक्तियां हो रही हैं आज, राज्यपालों की नियुक्तियां हो रही हैं या कुछ और लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, कुलपतियों की नियुक्ति हो रही है या और लोगों की, उसमें जो निचला स्तर के जो हमारे लोग हैं, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उनकी नियुक्ति की जो क्या कहना चाहिए रिकमेंडेशन, वो संघ के लोग कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वहां पर ये नहीं होता कि काम उस पर नहीं हो रहा, या राष्ट्र की विदेश नीति पर भी संघ सरसंघचालक जो हमारे एम्बेसडर्स हैं दुनिया भर के, हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर्स हैं, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। जी विजय जी, केवल बहुत हमारे पास सिर्फ 4 मिनट का वक्त है, और एक बहुत अच्छा सवाल आया है जो कि क्लोजिंग सवाल हो सकता है। बल्कि जैसिका ने ये सवाल पूछा है हम दोनों के लिए, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का मेरी तरफ से भी जवाब दे दें। कोई एक चीज, तो आप 2 चीजें बताइए, या सीख तो आप 2 सीख बता सकते हैं जो आपको RSS के बारे में पसंद है, या आपको पर्सनल लेवल पे वो रेजोनेट करती है। नहीं, सीख का जो मुझे समझ में आती है बात, एक तो जो मैंने पहले जिक्र किया कि लीडरशिप क्वालिटी यदि सीखनी हो तो संघ
की शाखाओं में या संघ के जो कार्य पद्धति है उससे सीखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मोटे तौर पर मैं कह रहा हूँ कि सबको साथ लेकर चलने की आदत सिखाई जाती है। दूसरी बात, संघ में सिखाया जाता है कि सबसे मिला जाए, जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनको भी सुनने का मौका रखना चाहिए। ये संघ अपने लोगों को सिखाता है। और इसलिए जब प्रणब भिन्नता को मुखर्जी, पूरी जगह दी जाए। मत भिन्नता को पूरी जगह दी जाती है, माने ना माने, सुने जाए ना सुने आप, लेकिन उसकी बात सुनना चाहिए। इसलिए जब प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति संघ कार्यालय गए थे, संघ मुख्यालय गए थे, तो बहुत सारे लोगों ने आपत्ति की। तो मुझे ये कहा गया कि आप बताइए, सब लोगों ने आपत्ति की है लेकिन संघ में किसी ने आपत्ति नहीं की। प्रणब मुखर्जी विपरीत विचारधारा के लोग थे ना, लेकिन संघ में तो किसी ने सवाल ये नहीं उठाया है। और ऐसे जाहिर है। बहुत सारे लोग संघ के मुख्यालय में गए हैं। तो जी। मत भिन्नता, संघ में हमेशा मतभेद को मनभेद में नहीं बदलने पर जोर दिया जाता है। ये समझता हूँ कि मैं संगठन के लिए किसी भी सामाजिक तौर पर भी और व्यक्ति के तौर पर भी बड़ी क्वालिटी हो सकती है, जो हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है। हम लोग तो मनभेद और मतभेद में फर्क ही नहीं समझ पाते, हम मतभेद को तुरंत मनभेद में बदल देते। बिल्कुल। वैसे आज की राजनीति में मैं कहता हूँ बार बार कि आम आदमी को राजनेताओं से सीखना चाहिए कि वो जिसको कल गाली दे रहे थे आज ही उसको गले लगा लेते। बिल्कुल। और एक जो मैं अपनी तरफ से जो जोड़ना चाहूंगी, जो मुझे बड़ी अद्भुत लगती है, वो ये कि इस तरह से संगठन, इतना बड़ा एक संगठन बना देना, मतलब मैनेजमेंट के काफी सारे गुर वहां पर छुपे मैनेजमेंट, हुए बिल्कुल हैं, जो जी। जो सीखे जाने चाहिए, जिन पे बातचीत होनी चाहिए, और और शायद बिना खर्च समाज के, के अलग बिना अलग। खर्च के, बिना बिल्कुल। खर्च के आजकल आपको पता नहीं है, देश में बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं। एक बार मैं अमेरिका से आ रहा था, तो एक एनजीओ के जो हेड थे वो बिजनेस क्लास में बैठे हुए साथ आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने कहा आप बिजनेस क्लास में, वो मुझे अपने एनजीओ के बारे में बता रहे थे, गुजरात में और कहीं पर ज्यादा काम कर रहे थे। मैंने कहा बिजनेस क्लास में आ रहे हैं, इतना पैसा तो वैसे ही संगठन के एनजीओ के तौर पर काम में लगा देते। तो वो कहते नहीं, बिजनेस क्लास में चलकर ही आप संगठन को बड़ा बना सकते हैं। आरएसएस ऐसा संगठन है जो बिना पैसे के संगठन चलाता है, वहां पर खर्चा होता ही नहीं है। बल्कि संघ में कहा जाता है कि लेने के लिए मत आइए, देने के लिए आइए, कुछ दे सकते हो। तो ये जो गिविंग की जो एक कॉन्सेप्ट है, उस पर संघ ने बहुत काम किया। तो मैनेजमेंट के लेवल पर सबसे सस्ता अगर संगठन कहें, एक अधिकारी ने मुझे कहा कि भाई डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा होगा कि डंडा और झंडा से संगठन चला दो, तो शाखा में बस डंडा और झंडा लगाए और शाखा शुरू हो जाती। और गुरु आपकी तरह दक्षिणा से की पूरा जो एसी रूम नहीं लगाना पड़ता उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और वो गुरु दक्षिणा की जो परंपरा उस समय शुरू हुई थी, वो आज तक चली आ रही है। तो वो भी और ये है कि आप स्वयं जो है ना, किसी के पर डिपेंडेंट नहीं है। गुरु दक्षिणा का फायदा ये हुआ कि संगठन, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने उदाहरण के तौर पर कह दी कि गुरु दक्षिणा का फायदा ये हुआ कि संघ को आज तक किसी दूसरे से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी गुरु दक्षिणा से ही सारा काम चलाता है। और उसके जो अन्य संगठन है, उनको भी ये कहा गया कि भैया आप अपनी दुकानदारी, अपना काम, अपने प्रोजेक्ट जो है अपने पैसा संभाल करके किया जाए। तो इसलिए वो सरवाइव कर रहा है। और सर्वाइव कर रहा है और करता रहेगा। और अगले अगले सालों में हमने अगले सालों में क्या स्वरूप, किस स्वरूप में दिखाई देगा, उस पर भी विजय जी आपने बहुत गहन बातें की हैं, जो सोचने समझने देखने की जरूरत है। और जैसा कि आपने कहा कि हाथी को मुकम्मल देखा जाए, पूरा का पूरा समग्र रूप में देखा जाए, वो जरूरी है। आपके इस सत्र से कम हमें ये तो एक एक कम से कम ये बड़ी सीख मैं लेकर जा रही हूँ कि समग्र रूप से समग्र संगठन को रूप से देखने देखने की से कोशिश, जो बिना किसी बायस के देखने की कोशिश मैं जरूर करूंगी। हालांकि ये किताब मैंने कई बार पढ़ी है, 2 बार नहीं कई बार पढ़ी है, क्योंकि बीच में मैं एडिट भी जब कर रही थी जी, तो भी ऐसे कई मौके आए जो जब लगा कि अच्छा अभी यहाँ मेरा कम अपना से कम आप बायस और इतना बात मेरे से सहमत होंगी कि इस किताब को, ये किताब आरएसएस के समर्थकों के लिए नहीं लिखी गई है और बिल्कुल आलोचकों के लिए भी नहीं लिखी गई है। जो बिल्कुल। आरएसएस को जानना चाहते हैं, यदि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स यदि आप हैं, जी तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल। आरएसएस को आप प्यार कर सकते हैं, नफरत कर सकते हैं, यू लेकिन कैन नॉट नजरअंदाज इग्नोर, नहीं कर सकते। नजरअंदाज यू नहीं कर कांट इग्नोर। सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी इस बातचीत का। अ, अ, और उम्मीद है कि और भी जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं, वो ये किताब पढ़ के जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, वो किताब पढ़ेंगे और आप तक पहुंचेंगे शायद और सवालों के साथ। बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनु, आपका भी और टीम का भी, और हमारे जयपुर लिट फेस्ट का भी, संजय जी का खास तौर से शुक्रिया कि इन सब लोगों ने किया। और एका वेस्टलैंड का, मीनाक्षी का मैं जरूर शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया। Thank you, Vijay Trivedi and Anu Singh Chaudhary, for giving us a close look at the power, reach and ideology of the Sangh. And thank you so much for being part of Jaipur Literature Festival 2021.
We also like to thank our celebration partner, Diageo. And thank you all for watching and being such a great audience. Please stay logged on to continue to watch with us the series of exciting sessions featuring a stellar list of speakers that have been specially curated for you. As you're aware, the cultural sector has been critically impacted by the pandemic, and while we have braced ourselves to embrace the new normal, we have struggled to ensure that we can continue to bring you a free flow of knowledge and ideas. We would love for you to support us at Teamwork Arts. You can also tweet using hashtag Jaipur Literature Festival 2021 @Jaipur Lit Fest. Remember, the festival is protected by Dettol. Hope to see you in the next session. Thank you so much.